वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ रही है वो डेफिनेशन है किसकी? ऑफर पीरियड की। ऑफर पीरियड क्या होता है? जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी की सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग रेगुलेशन में बहुत काम आने वाली है। ये जो ऑफर पीरियड वर्ड है ना, आगे टेक ओवर रेगुलेशन में इसका हम बार बार डिस्कशन करेंगे, इसलिए इन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना। ऑफर पीरियड मीन्स द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो वो डेट जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ है, डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट्स इन और कंट्रोल ओवर ए टारगेट कंपनी, रिक्वायरिंग ए पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, और द डेट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट एज द केस मे बी। बड़ी राइट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन अगर लग रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सारी चीजें ब्रेक डाउन कर दूंगा। एंड द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स who have accepted the open offer is made, or the date on which the open offer is withdrawn as the case may be। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन आ गई, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। और ये देखो, ये है डेफिनेशन ऑफर पीरियड की। डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट और डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, और डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट और उसके साथ साथ डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और डेट ऑन विच द ओपन ऑफर इज विड्रॉन। ये है ऑफर पीरियड की डेफिनेशन। बेसिकली अगर हम सिंपल शब्दों में देखें इसको कि ऑफर पीरियड का मतलब क्या है, ये ऑफर पीरियड वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में एक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोल रहा है कि मैं इस कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हूं, तो आप मुझे सेल कर दो। यही तो हुआ ना। सो ऑफर पीरियड मीन्स द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल, किसका? एक्वायर करने का, शेयर्स, वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल टारगेट कंपनी पे, रिक्वायरिंग ए पब्लिक अनाउंसमेंट। ये तो इसका पहला पार्ट आ गया, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। और द डेट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट एज द केस में बी, एज द केस में बी, एंड द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द ओपन ऑफर इज मेड, जिस डेट को आपने शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। और द डेट ऑन विच द ओपन ऑफर इज विड्रॉन एज द केस मे बी। तो डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है? पब्लिक अनाउंसमेंट वो अनाउंसमेंट है जिसमें कि एक्वायरर ये बोल रहा है कि मैं इस कंपनी के पर्टिकुलर टारगेट कंपनी के स्टॉक्स खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, उसको बोलते हैं डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। और डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ साथ डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और डेट ऑन विच द ओपन ऑफर इज विड्रॉन, ये होता है ऑफर पीरियड। या फिर हमने क्या बोला? डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। तो इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। ये देखो, सबसे पहले एक डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, तो इसको मैं लिख रहा हूं DEA, ठीक है, और साथ में लिख रहा हूं डेट ऑफ पेमेंट। एग्रीमेंट से लेकर जो पेमेंट तक की ड्यूरेशन है उसको बोल देते हैं ऑफर पीरियड, ठीक है। या फिर जिसका दूसरा हिस्सा है वो ये है दैट डेट ऑफ PA। आगे डिटेल में बात करेंगे हम, PA के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तसल्ली रखो, ये भी डिस्कस करेंगे। और ठीक है, डेट ऑफ PA से लेकर डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट और डेट जिस डेट पे आपने क्या कर लिया, इसको विड्रॉ कर लिया, जिस डेट पे आपने इसको विड्रॉ कर लिया, तो वो बन गया ऑफर पीरियड, वो बन गया ऑफर पीरियड। देखो नाम ही कितना सिंपल नाम है इसका, कितना सिंपल है ऑफर पीरियड। जब तक मेरा ऑफर आपके लिए ओपन है उसको हम बोल देंगे ऑफर पीरियड। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है? बेसिकली पब्लिक अनाउंसमेंट स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। किस दिन किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट होता है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट और दूसरा होता है डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट।
डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। ये पब्लिक अनाउंसमेंट कब करना होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो ऑफर पीरियड क्या है। समझ गए? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट आया, टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड, देखो टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब है पेशकश, ऑफर टू परफॉर्म, उसको हम बोलते हैं क्या? टेंडर। सो टेंडरिंग पीरियड मीन्स द पीरियड विद इन विच शेयर होल्डर्स में टेंडर देयर शेयर्स in acceptance of an open offer, in acceptance of an open offer to acquire shares made under these regulations। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं एक कंपनी को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हूं तो मैं बन गया एक्वायरर। मैंने आपको ऑफर दे दिया। ऑफर इसलिए दे दिया आपको क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। अब जिस ड्यूरेशन में आप अपने शेयर मुझे ऑफर कर सकते हो उसको बोलते हैं टेंडरिंग पीरियड। अब ये ओपन ऑफर क्यों है? ये इसको ओपन ऑफर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऑफर सबके लिए ओपन है। जितने भी लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं सबके लिए वो ऑफर ओपन है। ये ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया गया है, कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, ये सबके लिए है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन ऑफर। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जो प्राइस डिसाइड होगा उस प्राइस पे हम शेयर्स खरीद लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऑफर पीरियड में एंड टेंडरिंग पीरियड में क्या डिफरेंस होता है? क्या आपको डिफरेंस मालूम है? आप तो पढ़ के बता दोगे मुझे। द टर्म ऑफर पीरियड परटेन्स टू द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट। कहां से स्टार्ट हो रहा है ऑफर पीरियड? फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट ट्रिगरिंग ओपन ऑफर। ये इवेंट कौन सा है जो ट्रिगर कर रहा है ओपन ऑफर को? ध्यान देना शब्द के ऊपर। ऐसा इवेंट जो ट्रिगर कर रहा है ओपन ऑफर को, ये रेगुलेशन 3 में बताऊंगा। रेगुलेशन 2 में इसकी बात नहीं करेंगे। रेगुलेशन 2 में इसका बात करना हमें परमिटेड नहीं है। रेगुलेशन 3 में बात करेंगे। टिल कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन टू शेयर होल्डर्स बाय द एक्वायरर टू विड्रॉल ऑफ द ऑफर बाय द एक्वायरर एज द केस में बी। ये था ना ऑफर पीरियड। जिस डेट से आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना था उस डेट से पेमेंट करने तक या विड्रॉ करने तक को बोलते हैं ऑफर पीरियड। लेकिन टेंडरिंग पीरियड किसको बोलते हैं? द टर्म टेंडरिंग पीरियड रेफर्स टू द 10th वर्किंग डे। 10th वर्किंग डे, इसमें हम वर्किंग डे कंसीडर करते हैं। पूरी टेक ओवर कोड में हम वर्किंग डे देखेंगे। 10th working day period falling within the offer period during which the eligible shareholders who wish to accept the open offer can tender their shares in the open offer। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं ना तो ऑफर पीरियड में टेंडरिंग पीरियड आता है। टेंडरिंग पीरियड इज ए पार्ट ऑफ ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेंडरिंग पीरियड। ऑफर पीरियड इज ए वाइडर टर्म, वाइडर कॉन्सेप्ट, एंड टेंडरिंग पीरियड इज ए नैरो टर्म। और ये कहां से काउंट हो रहा है? 10th वर्किंग डेज पीरियड फॉलिंग विद इन दी ऑफर पीरियड। जो ऑफर पीरियड का 10th वर्किंग डे है वहां से ये काउंट किया जा रहा है। ऑफर पीरियड से जो 10th डे है, 10th वर्किंग डे है, वहां से काउंट किया जा रहा है। ड्यूरिंग विच द एलिजिबल शेयर होल्डर्स हु विश टू एक्सेप्ट द ओपन ऑफर कैन टेंडर देयर शेयर्स इन द ओपन ऑफर। आई बात समझ में? नाउ अगला कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाइड डेट। ये भी बहुत काम की टर्म है। इन सब की इंपॉर्टेंस आपको आगे पता लगेगी। जैसे जैसे मैं रेगुलेशन में आगे बढ़ूंगा ना, इन सारी डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। अगर अब तक नहीं पढ़ा है ना तो अब समझ में आ जाएगी आपको। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं डेफिनेशंस को और बोलते हैं डेफिनेशंस रेलेवेंट नहीं है, काम की नहीं है। बट डेफिनेशंस बहुत काम की है क्योंकि आगे इस टेक ओवर रेगुलेशन को समझने में इन्हीं का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आइडेंटिफाइड डेट, देखो ये आइडेंटिफाइड डेट क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं ये बता देता हूं। अगेन मैं एक्वायरर हूं और मुझे एक कंपनी को खरीदना है, एक कंपनी को मुझे एक्वायर करना है। मैं एक्वायरर, एक कंपनी को एक्वायर करना है। जिस कंपनी को एक्वायर करना है वो टारगेट कंपनी। लेकिन उस कंपनी के कौन कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनको ऑफर दिया जाएगा, जिनको मैं अपना ओपन ऑफर दूंगा, जिनको मैं अपना लेटर ऑफ ऑफर सेंड करूंगा। क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ ऑफर।
तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं? और आप जानते हो लिस्टेड कंपनी होती है ना, तो लिस्टेड कंपनी में आए दिन नए शेयर होल्डर्स आते हैं, पुराने शेयर होल्डर्स जाते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स दे कीप चेंजिंग, मेंबर्स बदलते रहते हैं, स्पेशली जब लिस्टेड कंपनी हो, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में तो डेली ट्रेड होता है, डेली लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, तो डेली नए मेंबर आते हैं और पुराने मेंबर चले जाते हैं। तो इसलिए आइडेंटिफाई डेट डिसाइड की गई, ताकि हम ये पता लगा सकें कि ऐसे कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनको ऑफर दिया जाएगा। सो इट मीन्स द डेट फॉलिंग ऑन द 10th वर्किंग डे prior to the commencement of the tendering period, prior to the commencement of the tendering period, for the purpose of determining the shareholders to whom the letter of offer shall be sent, जिनको ऑफर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? 10th वर्किंग डे लिया है हमने कहां से? प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। ओके, तो देखो मैं सबसे पहले बोलता हूं ऑफर पीरियड। सबसे पहले कौन सा आता है? हमारा ऑफर पीरियड आता है। इस ऑफर पीरियड के अंदर ही आता है टेंडरिंग पीरियड। कौन सी ड्यूरेशन आती है? टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड, और उस टेंडरिंग पीरियड से लेते हैं हम कौन सा दिन? 10th वर्किंग डे लेते हैं। 10th वर्किंग डे, और ये डे कौन सा होता है? ये होता है प्रायर। 10th वर्किंग डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। तो इनमें कितना गैप होना चाहिए? इनमें 10 डेज का। 10th डे, 10th वर्किंग डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। वर्किंग डे इसलिए बोला गया कि इसमें हम संडे को काउंट नहीं करते, सैटरडे को भी काउंट नहीं करते, क्योंकि नॉन वर्किंग डे होते हैं, सिर्फ वर्किंग डे कंसीडर करते हैं। टेंडरिंग पीरियड के लिए हमने क्या कहा था? टेंडरिंग पीरियड के लिए हमने कहा था कि ये वो ड्यूरेशन होती है जिसमें कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर एक्वायरर को ऑफर कर सकते हैं, राइट? और इसके तरह के 10th वर्किंग डे होता है पीरियड फॉलिंग विद इन दी ऑफर पीरियड। जो ऑफर पीरियड होता है उसका 10th डे होता है। कौन सा दिन आया? ऑफर पीरियड का हमने देख लिया कौन सा? ऑफर पीरियड का 10th डे हम टेंडरिंग पीरियड कंसीडर कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा आया था? देखो, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आया ऑफर पीरियड का, ठीक है? ऑफर पीरियड के अंदर, इसके अंदर आया कौन सा पीरियड? टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड, और फिर आया तीसरा कौन सा आया? आइडेंटिफाई डेट। आइडेंटिफाई डेट, तो आइडेंटिफाई डेट कौन सी होती है? आइडेंटिफाई डेट वो होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि कौन कौन से एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं, कौन कौन से एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है किसकी? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है ना? अब इसका भी एग्जाम्पल देके बताना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आती। It means the product of the number of equity shares traded on the stock exchange and the price of each equity shares divided by total number of equity share traded on stock exchange. तो number of share जितने ट्रेड हुए हैं on a particular day and divided by market price. ये definition इसलिए important है, आगे हम इसके बारे में इसका यूज देखेंगे, तब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको याद आएगी कि ये definition कितनी important है। तो देख लो कैसे करते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अब समझाता हूं। देखो, तो मैंने लिखा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो मैंने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिख दिया है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे ना कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ये होता है वॉल्यूम का मतलब। वॉल्यूम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो अगर मैंने 3 लाख शेयर्स सेल किए हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर और आपने वो 3 लाख शेयर्स बाय किए हैं, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम कितना है? 3 लाख शेयर्स का। वॉल्यूम कितना है? 3 लाख शेयर्स। इज दैट क्लियर? नाउ प्राइस
वॉल्यूम एंड वॉल्यूम प्राइस। ये हम तीन चीजें देखेंगे और इन तीन चीजों से हम कैलकुलेट करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है। ये तीन एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो समझे, देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं प्राइस है 289 रुपीज। स्टॉक कौन सा है, मैं बोलता हूं ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक है टीवीएस मोटर्स का। लेट्स से टीवीएस मोटर्स का ये स्टॉक है और 289 के प्राइस पे वॉल्यूम है 2, तो वॉल्यूम प्राइस कितना आ गया, वॉल्यूम प्राइस आ गया 578। मतलब दो वॉल्यूम का मतलब समझ गए आप, दो जो शेयर्स हैं वो सेल हुए हैं, दो शेयर्स सेल हुए हैं और दो शेयर्स किसी ने बाय किए हैं, तो इसको हमने बोल दिया वॉल्यूम। उसके बाद देखो 290 के प्राइस पे, 290 के प्राइस पे भी दो शेयर्स ट्रेड हुए हैं, अलग अलग प्राइस है ना, तो उसको हम बोल देंगे क्या, इसको हम बोल देंगे ये आ गया 580। एक मैं आपको सिंपल वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालने का तरीका बता रहा हूं। ऑल्दो जब टेक ओवर की बात होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी कंसीडर की जाती हैं, वहां थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है और वहां फिगर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अगर 289 पे दो शेयर्स, दो का वॉल्यूम है यानी कि दो शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 290 पे हमने देख लिया, 291 पे देख लिया हमने, 291 पे 5 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, तो ये आ गया 1455। ये मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल रहा हूं टीवीएस मोटर्स का, ठीक है ना। मैंने कंपनी ले ली है टीवीएस मोटर्स, और टीवीएस मोटर जो कंपनी है वो यहां पे टारगेट कंपनी है। दिस इज बेसिकली द टारगेट कंपनी। 291 पे कितने शेयर्स ट्रेड हुए ये आपके सामने है। अब आगे चलते हैं, अब इन सब का टोटल करते हैं, ठीक है, टोटल करते हैं। टोटल कितना आया 9, और यहां पे टोटल आया कितना 2613। ये टोटल मैंने पहले से कर रखा है इसलिए आपको बता रहा हूं, टोटल कम्स टू 2613। अब जानते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कितना आया, तो ये आया 290.33 एंड दिस इज द एवरेज प्राइस वेटेड बाय वॉल्यूम। एवरेज प्राइस निकल गया वेटेड बाय वॉल्यूम। आया समझ में कैसे कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट ऑन ए पर्टिकुलर डे, और उसमें डिवाइड कर देते हैं किसको, मार्केट प्राइस को। मैंने यही तो फॉर्मूला अप्लाई किया है। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ब्रॉट एंड प्राइस ऑफ ईच सच इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ब्रॉट। टोटल कितने थे, देखो टोटल 9 शेयर्स थे, और किससे किया, जो प्राइस थी उससे डिवाइड कर दिया, और ये हमारे सामने आ गया 290 रुपीज .33। दिस इज द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। कितना आसान है कैलकुलेट करना, आई बस समझ में। ये मैंने किसी एक पर्टिकुलर डे पे लिया है कि किसी एक दिन है ना, एक पर्टिकुलर डे में इस प्राइस पे ना उन शेयर्स में जो ट्रेडिंग हुई है उसको मैंने कंसीडर किया यहां पे इस एग्जांपल में, राइट। हमने बोला मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तब जो टीवीएस का स्टॉक था वो इस प्राइस में इतना सेल हुआ है। 289 पे 2, 290 पे 2, 291 पे 5, इतना सेल हुआ है, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, राइट। आगे चल सकता हूं मैं, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब कुछ नई डेफिनेशंस जो है वो टेक ओवर में इंसर्ट हुई हैं, जैसे कि लिस्टिंग रेगुलेशन की डेफिनेशन जो है इंसर्ट हुई है। और लिस्टिंग रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लिस्टिंग रेगुलेशन का मतलब होगा सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। पोस्टल बैलेट की डेफिनेशन इंसर्ट हुई है, और पोस्टल बैलेट की डेफिनेशन जो इंसर्ट हुई है उसमें इन्होंने रूल 22 का रेफरेंस दिया है, रूल 22 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स का, उसका रेफरेंस डाला गया है। तो जहां जहां कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था टेक ओवर रेगुलेशन में, क्योंकि टेक ओवर रेगुलेशन 2011 में आ गया था, कंपनीज एक्ट 13 में आया, उन सबको अब इसमें ऐड कर दिया गया है। फिर एक नई डेफिनेशन आई है, और वो डेफिनेशन आई है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की। ये डेफिनेशन रेगुलेशन 6 में रेलेवेंट है,
तो इसके बारे में रेगुलेशन 6 में बात कर लेंगे। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इंडिया का पहला कौन बना? विजय माल्या। सो टू मीन एन इंडिविजुअल हु इज डिक्लेयर्ड ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आई थी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ये लॉ गवर्नमेंट लेकर आई थी। ये लॉ गवर्नमेंट ने तब इंट्रोड्यूस किया जब नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक वाला स्कैम किया और उसके बाद में ही वेंट टू यूके। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और इस एक्ट में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया और इंडिया का पहला डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर विजय माल्या है। और इस डेफिनेशन का रेलेवेंस कहाँ है? इस डेफिनेशन का जो रेलेवेंस है या बोल दो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो रेगुलेशन 6 में है। तो रेगुलेशन 6 में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूरे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर टेक ओवर रेगुलेशन 2011। दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगी इस रेगुलेशन में, एक ओपन ऑफर और दूसरा डिस्क्लोजर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओपन ऑफर कौन देता है? ओपन ऑफर जो हमेशा एक्वायरर देता है। एक्वायरर किसके साथ मिलकर? पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, पीएसी, क्योंकि पीएसी हमेशा ना एक्वायरर के साथ काम करता है। एक्वायरर का आदमी है पीएसी। तो ये जो ओपन ऑफर होता है किसको दिया जाता है? ये ओपन ऑफर हमेशा दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जाता है। और ओपन ऑफर किसके लिए दिया जाता है? तो ओपन ऑफर दिया जाता है हमेशा टारगेट कंपनी के लिए, जिस कंपनी को आप परचेज करना चाहते हो, जिस कंपनी को आप खरीदना चाहते हो। आई बात समझ में? ओपन ऑफर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर और दूसरा वॉलेंट्री ओपन ऑफर। एक ऐसा ओपन ऑफर जो आप देने के लिए बाउंड हो और दूसरा एक ऐसा ओपन ऑफर है जिसको देने के लिए आप बाउंड नहीं हो। तो जिस ऑफर को देने के लिए आप बाउंड नहीं हो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री ओपन ऑफर, जिसको हम रेगुलेशन 6 में कवर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो होते हैं ना वो रेगुलेशन 6 में डिस्क्वालीफाई होते हैं। मतलब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो हैं वो वॉलेंट्री ओपन ऑफर नहीं दे सकते। अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको। अभी भी कुछ डाउट अगर आपको ओपन ऑफर को लेकर, अभी क्लियर हो जाएगा। मैंडेटरी ओपन ऑफर, मैंडेटरी ओपन ऑफर किस में कवर होगा? रेगुलेशन 3 में, रेगुलेशन 4 में एंड रेगुलेशन 5 में। इन 3 रेगुलेशंस में हम इनको करेंगे। नाउ डिस्क्लोजर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि होती है इवेंट बेस्ड एंड कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। ये हम कवर करेंगे अंडर रेगुलेशन नंबर 29, अंडर रेगुलेशन नंबर 30 एंड अंडर रेगुलेशन नंबर 31। तो इन 3 में हम डिस्क्लोजर की बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन 3, 4, 5, 6। पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इन 4 रेगुलेशंस को नहीं समझा तो आपने फिर टेक ओवर में कुछ नहीं समझा। राइट? तो स्टार्ट करें एक एक करके बात करते हैं। रेगुलेशन 3 से स्टार्ट करते हैं। राइट? ओके। तो सबसे पहले हमने बात की ओपन ऑफर की। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक बताया मैंडेटरी और दूसरा बताया वॉलेंट्री। अब ये जो मैंडेटरी है इसके 3 पार्ट्स हैं। ये हमने देख लिया अभी, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल एंड एक्विजिशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर और कंट्रोल। ठीक है। तो शेयर की हम बात कर रहे थे, वोटिंग राइट्स की बात कर रहे थे, कंट्रोल की बात कर रहे थे। शेयर, वोटिंग राइट, कंट्रोल, ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। आप इस पूरी रेगुलेशन में आप 3 चीजें देखते हो। एक देखते हो आप शेयर, एक देखते हो वोटिंग राइट और एक देखते हो आप क्या? कंट्रोल। शेयर वाला कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से क्लियर है आपको, लेकिन आपको बता देता हूं कि वोटिंग राइट जो है ना वो जरूरी नहीं है कि वो शेयर से मिले। वोटिंग राइट किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट से भी मिल सकता है। मान लो कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है टारगेट कंपनी के बीच में, इस बात को समझना आप। राइट? टारगेट कंपनी के बीच में एंड एक्वायरर के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है।
और उस एग्रीमेंट से भी ना वोटिंग राइट मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं कंट्रोल की, तो कंट्रोल में क्या बताया था कि आपके पास पॉलिसी बनाने की क्या है, पॉलिसी फ्रेम करने की आपके पास अथॉरिटी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर आपका क्या आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया। क्योंकि अब जो हम रेगुलेशंस पढ़ेंगे ना, उन रेगुलेशन हम 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक शेयर को, एक वोटिंग राइट को, एक कंट्रोल को। इन तीनों एस्पेक्ट्स को हमें डिस्कस करना है, इसलिए तीनों को अलग करना जरूरी है और तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और कंट्रोल के लिए हमेशा मैं बोलता हूं, हमने डेफिनेशन में भी कवर किया था कि कंपनीज एक्ट का ना सेक्शन 2 क्लॉज 27 देखो, वहां कंट्रोल को कवर कर रखा है। और तीनों चीजें अलग अलग है। किसी कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग नहीं है तो भी आपका उस कंपनी में कंट्रोल हो सकता है। अभी देख लेते हैं, सब डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशन 3 फर्स्ट। नाउ रेगुलेशन 3 जो है, इस रेगुलेशन 3 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम बात करेंगे रेगुलेशन 3 की, और रेगुलेशन 3 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 और दूसरा है रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। ये 2 हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 जो है ना, ये क्रिपिंग एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है। क्रिपिंग एक्विजिशन, क्रिपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 ऑफ द सेबी टेक ओवर रेगुलेशन ये बोलती है दैट द एक्वायरर टू गिव एन ओपन ऑफर, एक्वायरर को क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 5 में ओपन ऑफर देना मैंडेटरी है। तो ये मैंडेटरी कब बन जाता है? अच्छा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जरा सोचिए, मेरे पास किसी कंपनी के 5% शेयर्स है, 5% शेयर्स, मैं उस कंपनी के और शेयर खरीदना चाहता हूं, तो क्या मुझे टेक ओवर कोड का कंप्लायंस करना पड़ेगा? जवाब दो। आप बोलोगे नहीं सर क्या जरूरत है ना, मुझे टेक ओवर, मुझे क्या मेरे ऊपर ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर क्या जरूरत है, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, कंपनी के शेयर्स खरीद लो। बिल्कुल ठीक है आपने। लेकिन अब सोचो मेरे पास किसी कंपनी के 15% शेयर्स है और मैं उस कंपनी में और शेयर एक्वायर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उस कंपनी में और शेयर्स खरीद लूं। अब क्या मुझे उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर देना पड़ेगा? अगर मैं पुरानी वाली टेक ओवर रेगुलेशन की बात करूं ना, जो 1997 में जो टेक ओवर की रेगुलेशन थी, वो कहती थी हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ये 97 की रेगुलेशन ने कह रखा था, क्योंकि 1997 की जो रेगुलेशन थी वह 15% की लिमिट थी, 15% की लिमिट थी। अब जो रेगुलेशन 2011 वाली हम पढ़ते हैं, उसमें कितनी लिमिट है? उसमें 25% की लिमिट है। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी के 25% शेयर्स हैं, ऑलरेडी पहले से पड़े हैं, तो अभी तो मैं सेफ हूं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम कब होगी ये सुनो। एक्वायरर टू गिव प्रोवाइड्स दैट द एक्वायरर, एक्वायरर वो जो कंपनी को एक्वायर कर रहा है, टू गिव एन ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए टारगेट कंपनी ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। या तो मैं शेयर ले रहा हूं या मैं वोटिंग राइट ले रहा हूं। सिर्फ 2 चीजों की बात की है यहां पे, या तो शेयर या वोटिंग राइट। यहां पे कंट्रोल की बात नहीं की है। मैं यहां पे इस चीज को मेंशन भी कर देता हूं, क्योंकि मेंशन करना बहुत जरूरी है। आगे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। या तो वोटिंग हो या फिर क्या हो, शेयर्स हो। एंटाइटलिंग द एक्वायरर अलॉन्ग विद द पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। अच्छा, मतलब 15% शेयर मेरे पास में है और 10% शेयर मेरे भाई के पास में है, या मेरी ही सब्सिडरी कंपनी के पास में है। विथ हिम टू एक्सरसाइज 25% और मोर वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी।
तो लिखा हुआ है क्या, 25% और मोर वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी। तो मेरे पास जो 25% था उसमें क्या होगा, इस बात का जवाब आप मुझे देना, आप मुझे देना। ठीक है, देखो कैसे आप मुझे इस बात का जवाब दोगे कि मेरे पास 25% शेयर्स थे, क्या मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, ये अभी आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 को मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन किया है, उसी रेगुलेशन को मैंने और ब्रेक डाउन किया है, और ये देखो लिखा हुआ क्या है, नो एक्वायरर शैल एक्वायर क्या, शेयर्स या वोटिंग राइट। ध्यान दो, कंट्रोल नहीं कहा गया है, कंट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं कहा रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 ने, सिर्फ ये कहा है शेयर्स एंड वोटिंग राइट इन ए टारगेट कंपनी या वो कंपनी या पीएससी इन टारगेट कंपनी। पीएससी मतलब पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, एंटाइटल देम टू एक्सरसाइज 25% और मोर। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल में तो मैं 25% होल्ड कर रहा था, ये तो गलत बात है, क्योंकि आप 25% से कम होल्ड कर लो, आप 24.99% कर लो होल्ड, आप 25% होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप 25 की जो 25 पे पहुंचोगे ना, 25 पे पहुंचोगे, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही आपको देना पड़ेगा ओपन ऑफर। क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर। और पता है वो ओपन ऑफर कितने के लिए होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सो द एक्वायरर मेक्स ए public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulation। तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक्वायरर को करना पड़ेगा एक पब्लिक अनाउंसमेंट। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, जिसमें पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म किया आता है कि मैं इस कंपनी में क्या कर रहा हूं, अपना कंट्रोल ले रहा हूं, मैं इस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं of such target company in accordance with these regulations। तो ठीक है, तो देखो पॉइंट, देखो पॉइंट ये आया कि अगर आप 25% की लिमिट पे पहुंच गए, अगर आप 25% की लिमिट पर आ गए ना, तो आपको अब उस कंपनी के 26% शेयर्स, 26% जो है ना वो आपको एक्वायर करने होते हैं। कितना एक्वायर करना होगा, 26% आपको एक्वायर करना ही होगा। जैसे ही आप 25% पे पहुंच गए, 25% क्या देखा हमने, 25% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स इन सच टारगेट कंपनी। जैसे ही आप 25% पे पहुंचे, वैसे ही आपको 26% और एक्वायर करना होगा, और इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसके लिए आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो अब अगर आप 26 + 25 कर दो, सो दैट मेक्स 51, और 51 होते ही उस कंपनी में पूरी तरीके से कंट्रोल हमारे पास में आ गया ना, मेरे पास में आ गया। गेटिंग ए पॉइंट। तो बेसिकली ये एक ट्रिगर है 25% का। आप जैसे ही 25 पे पहुंचोगे ना, 25 पे पहुंचते ही वो ट्रिगर प्रेस हो जाएगा, और ट्रिगर प्रेस होते ही आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करके एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर बाद में आता है, पहले पब्लिक अनाउंसमेंट आता है। पब्लिक अनाउंसमेंट मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है, जैसा एलएनटी ने माइंडट्री के लिए दिया था। तो पहले आएगा पब्लिक अनाउंसमेंट, उसके बाद में आएगा ओपन ऑफर, और आप कितने शेयर्स लोगे, आप उसके कम से कम 26% शेयर्स आपको एक्वायर करने पड़ते हैं। टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया 51%। तो ये होता है मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी ओपन ऑफर। क्लियर। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, इस तरीके से कंपनी अनाउंस करती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं, देखो ये जो एग्जाम्पल है इसको समझते हैं। नाउ कंपनी है हमारे पास कौन सी, महिंद्रा। महिंद्रा इज द कंपनी। इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल देखना सिर्फ, ठीक है। वैसे इसकी पेड अप शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पेड अप शेयर कैपिटल है इस कंपनी की फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़, 10 करोड़ इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, और इस कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स है, 1 करोड़ शेयर्स है।
क्लियर? 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 1 करोड़ शेयर्स, और कितने के हैं? 10 रुपीज ईच। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी है टारगेट कंपनी। ये कंपनी है, कौन सी कंपनी है? टारगेट कंपनी। नाउ इस टारगेट कंपनी में टाटा मोटर्स, ठीक है। अब देखो ये टारगेट कंपनी है, और अब बात करते हैं एक्वायरर की। एक्वायरर कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है? ये मैंने लिख दिया एक्वायरर, ठीक है। एक्वायरर कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है ये देखो, इसके पास में है 6 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 6 लाख शेयर्स हैं एट प्रेजेंट। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है ना? आंसर इज यस। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 करोड़ शेयर्स हैं। टारगेट कंपनी, हमने यहां पे इसको बना दिया। हमने टारगेट कंपनी की बात कर ली। टारगेट कंपनी के शेयर्स कितने हैं आपके सामने? 1 करोड़ शेयर्स हैं। 6 लाख शेयर टाटा मोटर्स के पास में है। अब टाटा मोटर्स ने क्या किया? टाटा मोटर्स सोचा कि कुछ और शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं, तो इन्होंने फर्दर एक्वायर कर लिए। फर्दर एक्वायर कर लिए। कितने शेयर एक्वायर कर लिए? तो हम बोलेंगे अगर आप फर्दर एक्विजिशन कर रहे हो ना, तो यू कैन मैक्सिमम आप 18 लाख्स 99,999 शेयर्स एक्वायर कर सकते हो। टोटल कर लो कितना आ रहा है? टोटल जो है वो कम आएगा ना 25% से। 25 लाख से तो कम आ रहा है अभी भी। सो 18,99,000 बस एक शेयर कम है, क्योंकि अब जैसे ही आपने एक और शेयर एक्वायर किया, वैसे ही आपके ऊपर पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपको उस कंपनी के कितने शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे? एटलीस्ट 26% शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। तो सिर्फ एक और शेयर अगर कर लिया, तो उसके बाद क्या देना पड़ेगा? उसके बाद देना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट। फिर शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देना पड़ेगा ओपन ऑफर। और वो ओपन ऑफर कितने के लिए होगा? वो ओपन ऑफर होगा एटलीस्ट 26%। 26% का मिनिमम होगा। क्लियर है बात? समझ में आया एग्जाम्पल? एग्जाम्पल पूरी तरीके से क्लियर है आपको? ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। नाउ अब मैं यहां पे एक चीज और आपको बताता हूं, देखो। ठीक है, ये आपके सामने पूरा क्लियर हो गया एग्जाम्पल कि कितने शेयर एक्वायर कर सकते हैं। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 ने बोल दिया है कि 25% में मत जाना, कहीं भी जाना बस 25% पे मत जाना, क्योंकि अगर आप 25% पे पहुंच गए ना, तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, और फिर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनसे कम से कम आपको 26% एक्वायर करने होंगे। तो आप 25 पे पहुंच गए, तो 25 तो आपके पास में ऑलरेडी है, 26% आप और एक्वायर कर लोगे, टोटल कितना हो जाएगा? 51% टोटल हो जाएगा, और कंपनी पे आपका कंट्रोल बोल दो या आपकी ओनरशिप बोल दो, वो स्टैब्लिश हो गई। हो गई ना स्टैब्लिश? अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक एक रेगुलेशन को समझने के लिए ना, मतलब ये समझ लो कि टेक ओवर रेगुलेशन का जो बेस है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, और इसको बताने के लिए मैं पहले थोड़ा सा इसको इसको हम यहां डिस्कस करते हैं। ये देखो जरा, एक कंपनी को देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रब करूंगा, रब करके मैं इसको दोबारा से एक बार बनाता हूं। ये देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक कंपनी का। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है ना, इस कंपनी में अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं, और ये कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है लिस्टेड होना।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC लिमिटेड इज ए कंपनी, और ये कंपनी लिस्टेड है किसमें? लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। अब देखो आगे, जब कोई लिस्टेड कंपनी होती है ना, तो उस कंपनी के ऊपर ना सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 एप्लीकेबल होते हैं। किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनी के ऊपर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 एप्लीकेबल होते हैं। क्या लिखा हुआ इनमें? तो इसकी एक रेगुलेशन नंबर 19 है। तो ये रेगुलेशन बेसिकली कहता है कि जो भी लिस्टेड कंपनी होगी ना, उस लिस्टेड कंपनी के, थोड़ा सा मुझे परसेंटेज को इंडिकेट करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो, तो जो भी वो कंपनी होगी, जो भी लिस्टेड कंपनी होगी, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनकी बात नहीं करूंगा। हाँ, उन कंपनीज में 25% क्या होंगी? 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी। देखो, ये जो 25% मैंने लिखा है ना, अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, तो वहां 10% होता है, वहां 10% है। वहां मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 10%। और अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, एक नॉर्मल कंपनी है, ABC लिमिटेड मान लो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और चलो BSE NSE सब में लिस्टेड है, तो हर लिस्टेड कंपनी को इस बात से, इस प्रोविजन का कंप्लाइंस करना होता है। ये इनके लिए मैंडेटरी होता है। क्या? कि 25% जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी ही चाहिए। ये जो हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड कंपनी, हम ये बोलते हैं कि इस कंपनी की 1 करोड़ इसके शेयर्स हैं। शेयर्स कितने हैं? इसके 1 करोड़ शेयर्स हैं। क्लियर? नाउ आउट ऑफ 1 करोड़ टोटल कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ में से ये आ गया 75%, ये 75% आ गया, और ये क्या है? 25%। ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी ही चाहिए। क्लियर है? जब बजट आया 2019 का, निर्मला सीतारमन ने जब बजट प्रेजेंट किया, तो निर्मला सीतारमन ने यहां एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाओ, इसको बढ़ाकर 25 से 35% कर दो। तो बाद में इसका भी ऑपोजिशन हुआ, पैनल बनाया गया, उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, ये आपको मैंने बता दिया, दिस इज 25%। और ये जो 0 से लेकर 75% है ना, 0 से लेकर 75%, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये देखो, इसको कहा जाता है मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो अगर 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो 75 लाख शेयर्स पब्लिक के अलावा बाकी लोग होल्ड कर सकते हैं, प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं, QIBs होल्ड कर सकते हैं। तो ये है मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। कितनी लिमिट है? 75 लाख शेयर्स की। शेयर्स कितने अवेलेबल है उसके? 1 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है। अब देखो, अब प्रॉब्लम कहां आती है ये समझो। अब प्रॉब्लम यहां ये आती है, जो पूरा का पूरा टेक ओवर कोड है वो ये बोलता है कि देखो, अगर आपने 25% की लिमिट पे आए, ठीक है ना, तो ये टेक ओवर रेगुलेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। कहने का मतलब आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो ओपन ऑफर कहां से चालू होता है? वो स्टार्ट होता है किससे? 25% से। तो 25% तक तो आप सेफ हो। आई एम सॉरी, नॉट 25%, 24.99 यहां तक तो आप सेफ हो।
हो सकता है कि आपको अपने शेयर्स का डिस्क्लोजर करना पड़े, बट आपको ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आपको ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही 25% पे पहुंच गए, द मोमेंट यू रीच एट 25%, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद वहां से लेकर 75% तक, वहां से लेकर 75% तक आपको देना पड़ेगा ओपन ऑफर। और ये ओपन ऑफर दो तरीके का होता है, मैंने आपको बताया ना। या तो क्या होता है, आइदर होता है मैंडेटरी या होता है वॉलेंट्री। मैंडेटरी होता है 26% के लिए, वॉलेंट्री होता है 10% के लिए। वॉलेंट्री के बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 को पढ़ा है। तो 25% से पहले पहले आप सेफ हो, और 25% पे जैसे ही पहुंचे ना, वैसे ही ट्रिगर दब गया, आपके ऊपर ओपन ऑफर एप्लीकेबल हो गया। यानी कि अब आपको सेबी टेक ओवर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा और कम से कम 26% शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं रेगुलेशन 3 की, तो अब इस रेगुलेशन 3 को डिस्कस करें, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो 70 कहने का मतलब ये हो गया। अब आप बोलोगे ठीक है सर, इसका ये मतलब है कि हम किसी कंपनी में ना, एक एक्वायरर एक टारगेट कंपनी में 75% तक शेयर्स एक्वायर कर सकता है, यही बोलोगे? अब आपका कंक्लूजन ये आएगा ना कि एक एक्वायरर, और देखो हमने एक्वायरर किसको लिया? हमने बोला एक्वायरर है मान लो टाटा मोटर्स, तो हमने उसको बोल दिया कि टाटा मोटर्स कर सकता है एक्वायर। कितना एक्वायर कर सकता है? 75% तक एक्वायर कर ले। यहां तक तो क्या है, अलाउड है, क्योंकि जैसे ही वो 75% से बियॉन्ड जाएगा ना, तो 25% तो क्या होनी चाहिए? किसी भी कंपनी में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 75% से भी ज्यादा शेयर एक्वायर कर लें? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप 75% से ज्यादा जाओगे ना, अगर आप इससे आगे बढ़ोगे, तो उस केस में 75% से आगे बढ़ते ही आपको उस लिस्टेड कंपनी को, यानी कि जो आपकी जो टारगेट कंपनी है, हमारे एग्जाम्पल में महिंद्रा टारगेट कंपनी थी। कौन सी टारगेट कंपनी? हमारे एग्जाम्पल में महिंद्रा इज दी टारगेट कंपनी। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे 75% से, वैसे ही आपको उस कंपनी को करवाना पड़ेगा डीलिस्ट। क्या करवाना पड़ेगा? डीलिस्ट करवाना पड़ेगा। उस कंपनी को डीलिस्टिंग करवानी पड़ेगी एज पर सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2009। तो आप अगर फिर भी चाहते हो कि हाँ मेरे को इस कंपनी को डीलिस्ट करवाना है, तो करवा लो, और ले लो आप उस कंपनी पे 75% से ज्यादा का कंट्रोल, 75% से ज्यादा का शेयर वोटिंग राइट, जो चाहते हो वो ले लो। लेकिन याद रखो 75% तक तो आपको सिर्फ ओपन ऑफर देना पड़ेगा। सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने ये सोचा कि मैं 75% से एक्सीड कर जाऊं, वैसे ही आपको, यानी कि एक्वायरर को, टारगेट कंपनी को डिलिस्ट करवाना पड़ेगा। किसको करवाना पड़ेगा? टारगेट कंपनी को। उसको स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकाल दो, सारे शेयर होल्डर्स का पैसा उन्हें रिटर्न कर दो, और ले जाओ कंपनी को अपनी दुल्हन बना के। तो अगर आप 75% तक अपनी लिमिट में रहते हो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, अगर आप उतने पैर फैलाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि आपको इस रेगुलेशन का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वहां से अगर ज्यादा गए तो डिलिस्ट करवाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया है आपको? रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। इससे आगे चलें। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक करंट होल्डिंग क्या है? करंट होल्डिंग एक्वायरर प्लस पीएसी, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, और एक्वायरर की जो करंट होल्डिंग है दैट इज 20%। उन्होंने एडिशनल एक्विजिशन कर ली, कितने की? 3% की। पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग कितनी बन गई? 23% की। क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा? आंसर इज नो, ओपन ऑफर देना नहीं पड़ेगा। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 कहता है कोई दिक्कत नहीं है 24.99% तक, ठीक है ना। 24.99% तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उससे आगे जाएगा, ठीक है ना,
जैसे ही वो उससे आगे जाएगा वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहां तो मैं बोलूंगा कि उसकी पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग अभी भी 23% है ना, तो अभी भी वो 1.99% और एक्वायर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 25 ना पहुंचे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, करंट होल्डिंग है 15% की, एडिशनल होल्डिंग कर दी 8% की, टोटल हो गया 23%। अब क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा? आंसर इज नो, 23% देना नहीं पड़ेगा। करंट होल्डिंग है 23% की, एडिशनल एक्विजिशन कर लिया 3% का, पोस्ट एक्विजिशन की अरे 26 हो गई, 26 हो गई, ओहो, अब तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्योंकि 26 हो गया। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1। बाकी जो दो एग्जाम्पल हैं वो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 के हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कवरिंग रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 की। थैंक यू सो मच।